तो आज तारीख है 2 नवंबर, और 2 नवंबर के अगर पहली करंट की बात करें तो वो तो जो अभी ग्लासगो में जो मीटिंग चल रही है COP26 की, उससे कुछ चीज़ें निकल के आई हैं। तो उनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमारे PM ने कह दिया है कि हम लोग 2070 तक नेट जीरो कर लेंगे। तो नेट जीरो का अभी तक कोई टारगेट नहीं था, बट अब टारगेट रख दिया गया है 2070 इंडिया के लिए। और वहीं कुछ टारगेट और भी हैं जो 2030 तक के लिए रखे गए हैं। जैसे कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज से हम एनर्जी बनाएंगे तकरीबन 50%। और वहीं जो 450 गीगावाट एनर्जी बनाने का था 2030 तक, उसको बढ़ा के 500 गीगावाट कर दिया है। और कह दिया है कि 1 बिलियन टन जो कार्बन इमिशन है उसको कम करेंगे हम लोग 2030 तक। वहीं जो कार्बन इंटेंसिटी है उसको भी 45% तक कम करेंगे। तो ये कुछ टारगेट हैं जो और बढ़ा दिए गए हैं। और वहीं पे हम देखते हैं कि ब्राज़ील हुआ, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना, इन जो बेसिक देश कहे जाते हैं बाय द वे, उन सब देशों के लिए कहा गया था कि यही देश है जो सबसे ज़्यादा कार्बन इमिशन करते हैं। तो COP24 हुआ था पोलैंड में 2018 में। तब कहा गया था कि एक पेरिस रूल बुक होनी चाहिए कि ये जो सबसे ज़्यादा इमिशन करते हैं देश, ये कौन कैसा काम कर रहे हैं, कौन कितना कम कर रहा है, कौन कितना ज़्यादा कर रहा है, इनको मॉनिटर करने के लिए। तो उसी की बात अभी दोबारा उठी है और कहा जा रहा है कि जहाँ तक है अगले साल तक ये जो पेरिस रूल बुक है इसको भी बना दिया जाएगा। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है ऑस्ट्रेलिया से कि हमारी जो कोवैक्सीन है उसको ऑस्ट्रेलिया ने अप्रूवल दे दिया है। मतलब पहली कंट्री है जिसने कोवैक्सीन को भी, क्योंकि अभी तक कोवैक्सीन को कोई दे नहीं रहा था, कोविशील्ड को फिर भी देशों ने दे रखी है। तो कोवैक्सीन को भी अप्रूवल दे दिया है। जो ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है TGA, उसके द्वारा अप्रूवल मिल गया है। उनकी एजेंसी है बाय द वे, जो अप्रूवल देती है कि हाँ ये वैक्सीन वाले लोग हमारे यहाँ आ सकते हैं, ये वो। तो मिल गया है। और हमारे PM ने भी, वहाँ के PM जो स्कॉट मॉरिसन है, उनको बधाई दी। और अब ऑस्ट्रेलिया ने दे दिया है, तो अब देख लेना धीरे धीरे करके और भी देश हैं वो सारे अप्रूवल दे देंगे जल्दी। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है शत्रुजीत पैराशूट ब्रिगेड को लेके। ये हम जानते हैं कि अंग्रेजों के समय में 1941 में हमारे यहाँ शत्रुजीत पैराशूट ब्रिगेड बनाई गई थी। तो अभी हाल ही में लद्दाख के पास में तकरीबन 1400 मीटर के हाई एल्टीट्यूड के एरिया में उसकी एक्सरसाइज की गई है। और C-130 एयरक्राफ्ट है जो इनकी एक्सरसाइज में भाग लिए गए हैं। तो बेसिकली बस हमें ये जानना जरूरी हो जाता है कि शत्रुजीत पैराशूट ब्रिगेड क्या है, बस दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है गंगा मिशन को लेके कि अभी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। तो हाल ही में क्या चल रहा था ना, नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत हम लोग देखते हैं गंगा उत्सव चल रहा है। तो गंगा उत्सव के पहले दिन सबसे ज़्यादा हैंड रिटन फोटोज, मतलब हाथों से बनाई हुई फोटोज जो हैं, वो फेसबुक या सोशल मीडिया पे गंगा जी की पोस्ट की गई हैं। तो इसका इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। और कल हमारे जो मिनिस्टर हैं जल शक्ति मंत्रालय के, गजेंद्र सिंह, उन्होंने भी इसकी बधाई दी इंडिया को। और बाय द वे, नमामि गंगे प्रोग्राम की बात करें तो वो 2014 से शुरू किया गया था। हम लोग देखते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स रिजर्व डेवलपमेंट एंड गंगा रिजिनवेशन जो डिपार्टमेंट है, वो किसके अंतर्गत आता है? जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और वही है जो पूरे नमामि गंगे प्रोग्राम को देखता है। और इसमें तकरीबन 20,000 करोड़ का बजट रखा गया था, जिसमें 288 अलग अलग प्लांट बनाए गए थे। एक नेक्स्ट न्यूज़ और है गंगा को ही लेके कि जो गंगा में डॉल्फिन्स है उनको रेस्क्यू करने के लिए एक मिशन चलाया जाएगा, जो जल्दी ही जल शक्ति मंत्रालय चलाएगा। और जल शक्ति मंत्रालय बेसिकली ये कहाँ पे चलाएगा? यूपी में चलाएगा। यूपी की जो टर्टल सर्वाइवल अलायंस है वो भी इसमें जल शक्ति मंत्रालय के साथ में मिलकर काम करेगी। और बेसिकली ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, कल भी हम लोगों ने इस पर ही डिस्कस किया था कि जो डॉल्फिन्स हैं वो बहुत ज़्यादा IUCN की रेड लिस्ट में आ गई हैं, तो उनको बचाना ज़रूरी है। तो IUCN की रेड लिस्ट की जो शेड्यूल 1 है उसमें आते हैं कि जितनी भी एंडेंजर्ड स्पीसीज होती है तो उनमें डॉल्फिन्स भी हैं। और डॉल्फिन्स घोतक होती हैं, वो बताती हैं जहाँ पे भी जिस पानी में डॉल्फिन पाई जा रही हैं वो पानी कितना ज़्यादा शुद्ध है। तो जो हम देखते हैं ना कि प्लास्टेंसिया गैंगेटिका डॉल्फिन का साइंटिफिक नेम है। और वहीं हम जानते हैं कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी हम लोगों ने डॉल्फिन को 2009 में बना दिया था। और प्रोजेक्ट डॉल्फिन की बात कर लें, नेशनल गंगा रिवर डॉल्फिन डे की बात कर लें जो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। वहीं हम लोग बात कर लें जो कंजर्वेशन प्लान्स चल रहे हैं अलग अलग उड़ीसा में चलाए जा रहे हैं। तो डॉल्फिन कंजर्वेशन के लिए अलग अलग राज्य सरकारों के द्वारा भी और केंद्र सरकार के द्वारा भी काफ़ी काम किया जा रहा है इंडिया में। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है एशियन यूथ चेस चैंपियनशिप के बारे में। इसमें ज़्यादा नहीं जानना, इसमें बेसिकली ये जानना है हमें कि ये कहाँ पे हुई है। तो ये चेन्नई में हुई है। और सेकंड, इसमें इंडिया ने क्या जीता है? तो इंडिया ने 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, बस। एक नेक्स्ट न्यूज़ है,
वो आई है बार्कले कंपनी को लेके, कि हाल ही में जो स्टेले हैं जो वहाँ के सीईओ थे, उन्होंने बार्कले कंपनी से रेजिग्नेशन दे दिया है। और बार्कले कंपनी हम जानते हैं कि वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिकॉर्न कंपनीज में से एक है जो अमेरिका की बहुत पुरानी कंपनी है। 1690 में इस कंपनी को बनाया गया था, जो लंदन में बनी थी। और नीगल है जो इसके चेयरपर्सन है हाल में। बस दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है स्पेस एक्स ने हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट को अपने जो स्टारलिंक के सब्सिडरी प्लान्स वगैरह हैं, और उसके लिए इंडिया में भी अप्लाई कर दिया है कि इंडिया में भी वो लागू कर दिया जाए। अब स्टारलिंक क्या है? तो स्टारलिंक देखो, पहले तो बेसिकली हम बात करते हैं स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी है, और उसके अंदर एक सब कंपनी है स्टारलिंक। और स्टारलिंक ने क्या किया, सैटेलाइट के द्वारा मोबाइल इंटरनेट उपलब्ध करवाने की काम करती है स्टारलिंक कंपनी। तो काफ़ी देशों में स्टारलिंक के द्वारा करवाया भी जा रहा है। और हाल ही में जो स्पेस एक्स है उसको द्वारा इंडिया में भी अप्लाई कर दिया गया है। हो सकता है आने वाले समय में जल्दी ही स्टारलिंक का भी जो इंटरनेट है वो हमें इंडिया में देखने को मिल जाएगा। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है किक बॉक्सिंग को लेके, कि जम्मू कश्मीर के बांदीपुर में रहने वाली एक लड़की है जिनका नाम है तंजामुल, और 13 साल की लड़की है बाय द वे। उसने अभी हाल ही में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली है। तो बस मतलब इसलिए न्यूज़ में और ज़्यादा है कि वो पहली बात तो कितनी छोटी एज की है, ऊपर से जम्मू कश्मीर जैसी एक जगह से आती है जहाँ पे इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी हाल ही में बनी रही है और स्टार्टिंग से ही बनी रहती है, और इतनी ज़्यादा चीज़ों को झेलने के बाद भी वो आज वर्ल्ड चैंपियन बन गई है किक बॉक्सिंग में। एक नेक्स्ट न्यूज़ आई है, वो आई है डेयरी शंकर स्कीम को लेके, कि 31 अक्टूबर को डेयरी शंकर स्कीम को लॉन्च किया गया था, और 5,000 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट किया गया है। और कोशिश किया जा रहा है कि जैसे अमूल की जो फाउंडेशन डे चल रहा था, 75th फाउंडेशन डे, उस पे इसको लॉन्च किया गया है। तो ये 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, इससे अलग अलग डेयरी फार्म बनाए जाएंगे, और ज़्यादा उनको और ज़्यादा टेक्नोलॉजी वगैरह बढ़ाई जाएगी, इन सब के लिए काम किया जाएगा। अमूल की थोड़ी बात करें तो 1946 में इस कंपनी को बनाया गया था। गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है। काशी भाई पटेल है जिसने इनको शुरू किया था। और हाल की अगर बात की जाए तो 3.6 मिलियन ऑनर्स हैं जो अमूल को ऑन करते हैं। अलग अलग डेयरी फार्म्स है बेसिकली, तो वो सब मिलके ही अमूल को ऑन करते हैं। एक नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया और स्पेन के बायलैटरल टाइज को लेकर, कि हाल ही में इंडिया और स्पेन की जो बायलैटरल टाइज है उनको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए बात हुई है। हम लोगों की बायलैटरल मीटिंग भी हुई है, क्लीन एनर्जी पे बात हुई है, इन्वेस्टमेंट पे बात हुई है, अफगानिस्तान को भी लेकर बात हुई है, एंटी टेररिज्म पे बात हुई है, बहुत सारी चीज़ों पर बात हुई है। बेसिकली हमें पेपर के लिए जानना ये ज़रूरी है कि तकरीबन 56 C-295 एयरक्राफ्ट हम लोगों ने बनाने की बात की है स्पेन से। तो स्पेन इंडिया को 56 C-290 एयरक्राफ्ट बना के देगा अगले 5 सालों में। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है स्टेट और यूटी के सेलिब्रेशन डे को लेके, कि हाल ही में हम जानते हैं कल 1 नवंबर था। तो तकरीबन इंडिया में 9 स्टेट्स ऐसी हैं, और शायद 5 यूटीज ऐसी हैं जिनके सेलिब्रेशन, एक यूटी है सॉरी, एक यूटी और 9 स्टेट्स हैं जिनकी सेलिब्रेशन डे होता है, मतलब जिस दिन वो बनी थी, तो वो 1 नवंबर को ही बनी थी। और वहीं हम बात करें कि तमिलनाडु का भी बेसिकली 1 नवंबर को ही मनाया जाता था, बट अभी वहाँ की गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है, तो उसको 18 जुलाई कर दिया गया था। हम लोगों ने देखा था डीएमके ने चेंज कर दिया था। तो बस दैट्स ऑल, इतना ही जानना जरूरी था। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, न्यूज़ क्या, अब यहाँ से न्यूज़ खत्म होती है, यहाँ से एडिटोरियल शुरू होते हैं। तो एक एडिटोरियल आया है कश्मीर के बारे में, कि देखो कश्मीर में हम लोग देख रहे हैं हाल ही में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है पिछले कुछ महीनों से। हमारे जो गृह मंत्री हैं वो भी कश्मीर गए हुए थे, और ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज है, क्या ये उतनी ही है जितनी दिख रही है, कि या ये इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है? अब यहाँ पे ये कहने का मतलब क्या है? ये कहने का बेसिक मतलब ये है कि हमारी जो ग्राउंड लेवल पे एजेंसीज काम कर रही हैं कश्मीर में, क्या वो उन चीज़ों को परसीव कर भी पा रही हैं जो वहाँ पे सच में चल रही है, कि नहीं कर पा रही? हम देखते हैं ना कि सरकार के पक्ष जितने भी पक्षधारी लोग हैं उनको ही ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है कश्मीर पे इस समय। कश्मीर में हम देखते हैं दोबारा से पलायन हुआ था अभी कुछ दिनों पहले, 1990 में जो हुआ था उससे कंपेयर करते हैं लोग इस वाले पलायन को, और फिर स्थितियाँ और ज़्यादा फर्जाइल बनी हुई है अभी कश्मीर में। तो देखो मेजोरिटी तो हम लोग भी जानते हैं कि मेजोरिटी कारण जितने भी एक्सपर्ट्स भी होते हैं, फॉरेन एक्सपर्ट, सब कहते हैं कि इसका कारण पाकिस्तान ही है मेजर, क्योंकि वो ये चाहता है कि अनसर्टेनिटी बना के रखे भारत में, और अनसर्टेनिटी लगातार बनी रहे। लेकिन अफगानिस्तान का भी इस पर असर पड़ा है, क्योंकि जब कश्मीर से अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है, और जब अफगानिस्तान जैसी जगह पे ऐसी ताकतें आ जाएंगी, जो वहाँ पे हम जानते हैं कि तालिबान कैसे आई है,
तो जब आतंक और जो आतंकवादी प्रोन है एक तरीके से, तो जब ऐसी ताकतें उदय होती हैं तो हमारे यहाँ भी जो ऐसे मौजूदा तत्व हैं उनको और ज़्यादा हूल मिल जाती है, और ज़्यादा ताकत मिल जाती है, ये भी कहा जा रहा है। तो आंतरिक सुरक्षा भी प्रभावित हो रही है। वहीं हम जानते हैं कि कश्मीर जियो पॉलिटिकली बहुत ही एक ऐसी जगह पे बसा हुआ है जहाँ पे चाइना भी पड़ता है, पाकिस्तान भी पड़ता है, अफगानिस्तान भी पड़ता है। तो जियो पॉलिटिकली के लिए भी बहुत सारी आंतरिक सुरक्षा के खतरे हैं कश्मीर में। अब ये जो स्ट्रेटजीज है हमारी, जो जैसे फ्यूचर स्ट्रेटजीज की बात कर लें, हमारी जो एजेंसीज बना के चलती हैं, क्या वो सही तरीके से अभी की स्थितियों का आकलन कर पा रही हैं? क्या वो परसीव कर पा रही हैं कि क्या वहाँ पे स्थिति चल रही है? क्योंकि अब क्वेश्चन उठने लगे हैं जांच एजेंसियों पे। इंडिया में जांच एजेंसियां लगातार कश्मीर में काम करती रहती हैं और फिर भी कश्मीर में ऐसे किस्से बढ़ रहे हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि लगातार लोग मारे गए कश्मीर में। तो ये कैसे हुआ? एजेंसीज क्या कर रही थी बेसिकली? तो वही है ना, प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, लेकिन इसके जो मिसिंग डायमेंशंस हैं, वो मिसिंग डायमेंशंस को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि स्थितियों में इम्प्रूवमेंट हो तो हमें पोस्ट फैक्टो एनालिसिस की भी ज़रूरत है। हमें प्री फैक्टो एनालिसिस भी चाहिए कि ऐसा ना हो, और जब कोई चीज़ हो चुकी है तो पोस्ट फैक्टो एनालिसिस कि ऐसा क्यों हुआ, क्या वो वजह थी जिन वजह से ऐसा वहाँ पे घटना घटी है, उन सब का भी अच्छे से ध्यान रखना जरूरी है। और वरना वही है ना कि कम्युनल हार्मनी भी बिगाड़ी जा रही है। हम लोग देखते हैं कि देखो, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता बेसिकली, लेकिन वहाँ आतंकवाद को अगर पॉलिटिकल रूप से भी अगर धर्म का नाम दे दिया जाएगा तो वहाँ की कम्युनल हार्मनी बिगड़ जाएगी, जो कि कोई नहीं चाहेगा और ना ही होना चाहिए ऐसा। तो ओवरऑल यही है कि एजेंसीज को और ज़्यादा पोस्ट फैक्टो एनालिसिस की भी ज़रूरत है। एजेंसीज में क्या प्रॉब्लम रह जा रही है, क्या वो डायमेंशंस है जो वो गैप छोड़ दे रहे हैं, उनको भरने की ज़रूरत है। तभी हम आगे जाके ऐसी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर पाएंगे। तो दैट्स ऑल, इस एडिटोरियल में तो यही था। एक नेक्स्ट एडिटोरियल है वो अभी आया है G20 की मीटिंग को लेकर। इसमें तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, सो मैं डायरेक्ट बता दे रहा जो एग्जाम के लिए जरूरी है। कि हम जानते हैं अभी रोम में G20 की मीटिंग हुई है, हमारे प्रधानमंत्री गए हैं वेटिकन सिटी में, वहाँ पे जो पोप के हेड है उनसे भी मिले हैं। पोप है जो मतलब हेड है, क्रिश्चियनिटी की हेड माने जाते हैं, पोप उनसे भी मिले हैं। और देखो, भारत में जहाँ पे एक सिग्निफिकेंट क्रिश्चियनिटी की पॉपुलेशन रहती है, तो वहाँ पे पोप से मिलना और ज़्यादा हार्मनी को प्रदर्शित करता है। ये सब चीज़ें ठीक है। 2002 में आखिरी पोप आए थे, हमारे मोदी ने पोप को इन्विटेशन भी दिया है आने का, तो ठीक है। और देखो, पिछले साल G20 की वर्चुअल मीट हुई थी, इस बार सब लोग रोम में मिले हैं। G20 तकरीबन 65% पॉपुलेशन से, वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ मैं, 79% वर्ल्ड ट्रेड, 84% वर्ल्ड जीडीपी और तकरीबन 79% कार्बन एमिशन करता है ओवरऑल दुनिया का। तो वैसे ही हम लोग, अगर ये सारे देश कोई फैसला लेते हैं सब साथ में मिलके, तो वो फैसला बहुत ज़्यादा असर डालेगा सीधा का सीधा वर्ल्ड पे। वहीं हम देखते हैं कि G20 में कुछ चीज़ें जो निकल के आई हैं उसकी बात कर ले रहे हैं। तो ये फैसला लिया गया WHO का कि 40% जो लोग हैं उनको इस साल के अंत तक वैक्सीन करना है दुनिया के, और उसमें जहाँ तक सफलता पाली जाएगी कहा जा रहा है। लेकिन सप्लाई की प्रॉब्लम आ रही है, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स आ रहे हैं देशों के सामने। तो इंडिया ने भी कहा है कि हमें अगर मदद की जाए फाइनेंशियली तो हम और ज़्यादा वैक्सीन को बढ़ा सकते हैं, वैक्सीन को बना सकते हैं। तो इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। वहीं जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज को अगले एक साल में $100 बिलियन देंगी क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए, ग्रीन टारगेट्स को पूरा करने के लिए और ग्रीन मैकेनिज्म को बनाने के लिए। साथ ही साथ हम देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी करना जरूरी है। ये बात हमारे केवल मोदी जी ने उठाई वहाँ पे जाके कि हमें केवल ग्रीन टारगेट्स को पूरा करना या अभी क्लाइमेट चेंज को टैकल ही नहीं करना है, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि हम केवल एक तरफ कार्बन कैप्चर देखते जाएंगे, कार्बन इमिशन कम करना देखते जाएंगे, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, वो नेचर को उतना ही नुकसान पहुंचाता रहेगा। और फिर हाँ, बाय द वे, जो MNCs पे ग्लोबली अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग टैक्स लगता है। हम लोग देखते हैं कॉर्पोरेट टैक्स अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग है। कोई 20% लगाती है, कोई 5% लगाती है, कोई 2% लगाती है। तो कंपनी क्या करती है, एक देश में अपनी कंपनी को फैक्ट्री खोल देती है, दूसरे में रजिस्ट्री करवाती है, वहाँ से वहाँ लेके आती है और अपना टैक्स बचाती है बीच में। तो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो 15% कॉर्पोरेट टैक्स की बात की जा रही थी MNCs पे, उसकी भी यहाँ पे बात चली है और G20 देशों ने कहा है कि हाँ हम इनको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो दैट्स ऑल, बस यही कुछ बातें थी जो मेन चीज़ें जो G20 में निकल के आई हैं। और अगर आज की बात करें 2 नवंबर की, तो यही करंट था जो हमारे एग्जाम के लिए जानना जरूरी था। दैट्स ऑल।